संभल की शाही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई और तमाम नमाजी जो हैं वो अब एक एक करके मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। शाही जामा मस्जिद में आज जब जुम्मे की नमाज थी उस दौरान बेहद चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए माहौल था आज का दिन, क्योंकि जिस तरीके से ये 24 तारीख को घटना हुई थी उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरे अलर्ट पर था और लिहाजा आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जो चंदोसी कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई टली। अब 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। लेकिन देखिए तमाम नमाजी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और हर कोई शायद यही दुआ मांग रहा है कि संभल में जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सकें और सब कुछ दोबारा से पटरी पर लौट सके। और प्रशासन ने भी क्योंकि ये जब नमाज हुई तो प्रशासन ने भी बड़ी राहत की सांस ली होगी और इसके लिए बाकायदा जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से भी तमाम स्टेप उठाए गए थे। वो भी लगातार देखिए पूरी जो मस्जिद के कमेटी के मेंबर्स हैं वो लगातार लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं जो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। और क्योंकि सुबह से ही लगातार ये तमाम कवायद की जा रही थी, 16 कंपनियां पूरे संभल में तैनात की गई थी, तो लिहाजा हर कोई यही सोच रहा था कि आज का दिन सुकून से निकल जाए। जैसी तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं तो ऐसे में अब यही कहा जाएगा कि संभल में अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हो चले हैं। मैं संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। संभल के जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी और हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया है उस सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उस सर्वे की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास भी लंबित रखा है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 8 जनवरी को संभल की निचली अदालत में सुनवाई होनी है और इस बीच मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष जैसे ही वहां याचिका दायर करेगा उसके अगले 3 दिन यानी 3 वर्किंग डे में सुप्रीम हाई कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही निचली अदालत में कार्रवाई होगी। आपको पता है कि निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था 19 तारीख को और उसी दिन सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद 19 तारीख के सर्वे के बाद फिर 24 तारीख को सर्वे हुआ और सर्वे के बाद वहां पर हिंसा फैल गई और उसके बाद वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि सर्वे का आदेश गलत था। जो मस्जिद है संभल की वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आती है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेज दिया है और निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कैमरामैन कालीकांत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। संभल में हुई हिंसा के बाद आज जुम्मे की नमाज है जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट है। राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पीएसी फोर्स यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात है। जिस तरीके से बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद सर्वे टीम वहाँ पर जामा मस्जिद सर्वे करने के लिए पहुंची थी, भीड़ ने पथराव और आगजनी कर दिया था। 20 से 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, दर्जनों FIR दर्ज है। जिसके बाद से सूबे के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरे प्रदेश में आज जुमे की नमाज है उसको लेकर के अलर्ट घोषित किया है और यहाँ पर उसके साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार से बात की। इसके बाद से आज जुमे की नमाज है एहतियातन कि ताकि कोई उपद्रवी और जो असामाजिक तत्व हैं वो कुछ यहाँ पर अप्रिय घटना न घटित हो सके, इसको लेकर के उन्होंने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाई जा रही है और सोशल मीडिया से लेकर के और धरातल यहाँ पर जो नमाजी नमाज अदा करने आएंगे कोई अप्रिय घटना या कोई ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करते हैं तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन के साथ ही विभागों के बंटवारे पर भी बात हो गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महायुति के जो तीनों नेताओं की बैठक हुई थी उसमें 20, 12 और 9 का फार्मूला तय हुआ है। हालांकि इस फार्मूले पर फाइनल मुहर मुंबई में महायुति के तीनों नेता मिलकर लगाएंगे। इसके तहत सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 20 से 22 मंत्रालय मिल सकता है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्रालय मिल सकता है। वहीं
अजित पवार की एनसीपी को 9 मंत्री पद से संतोष करना पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने वाली है, जिसे खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे, जबकि शिवसेना शिंदे गुट गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो अजित पवार को उनके पसंदीदा मंत्रालय वित्त मंत्रालय एक बार फिर मिलने जा रहा है, जबकि शिवसेना को नगर विकास मंत्रालय से संतोष करना पड़ेगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कल महायुति के तीनों नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अमित शाह की अलग से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने 4 मांगे अमित शाह के सामने रखी। सबसे पहली मांग कि शिवसेना को कैबिनेट और राज्य मंत्री मिला के कुल 12 मंत्रालय मिलने चाहिए। दूसरा, विधान परिषद का सभापति पद शिवसेना को चाहिए। तीसरा, यहाँ पर जब पालक मंत्री की घोषणा होगी यानी गार्डियन मिनिस्ट्री की घोषणा होगी तब शिवसेना का खास ख्याल रखना जरूरी है। और आखिरी मांग होम मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय एकनाथ शिंदे ने वहां पर मांगे हैं। फिलहाल इन मांगों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री शिंदे को देने को तैयार नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे क्या उप मुख्यमंत्री होंगे, इस पर भी कोई चर्चा वहां पर नहीं की गई है। लेकिन शिंदे के विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी गठबंधन के सभी विधायकों ने आज शपथ ली। सभी विधायकों का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। दरअसल यूपी विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 सीटों में से बीजेपी और गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई है। इस मौके पर सभी विधायकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2027 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी एक कट्टरपंथी पार्टी बनकर उभर कर सामने आएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि उपचुनाव के परिणाम साल 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनाव के बाद चुनाव नतीजों पर समीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 2:30 बजे शुरू हुई और लगातार इस बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की करारी शिकस्त के परिप्रेक्ष्य में पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महाराष्ट्र के चुनावी पराजय से जुड़ी पहलुओं और हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लगभग हाथ आई मानी जा रही जीत की अप्रत्याशित हार में तब्दील होने पर भी पार्टी के शीर्ष नेता विचार मंथन करेंगे। महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की यह पहली बैठक होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के शीर्ष नेता अंदरूनी फोरम पर दोनों राज्यों के प्रतिकूल परिणामों पर चर्चा कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी पर फोकस करेंगे। इस बैठक में ईवीएम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है और उम्मीद है कि प्रस्ताव पास करके पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग की जाएगी। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। 5 दिनों का यह विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने न केवल सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की। 5 दिनों के सत्र में विपक्षी सदस्यों की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड विधेयक, स्मार्ट मीटर और 65% आरक्षण सहित कई उन मुद्दों पर विपक्ष की ओर से लगातार सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा होता रहा है। इस शीतकालीन सत्र में एक और चीज काफी दिलचस्प रही, चाचा और भतीजे के बीच संवाद। चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भतीजा यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सदन के अंदर इशारों ही इशारों में हालचाल क्या पूछा। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
हिमाचल विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से होगा शुरू। शीतकालीन सत्र में रखी गई है कुल 4 सीटिंग। ई विधानसभा की जगह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ी हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि विधानसभा के शीत सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद विधायक विधानसभा सचिवालय को अपने सवाल भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर वर्ष में विधानसभा की कुल 27 बैठकें होंगी। 12 बैठकें बजट सत्र में हो चुकी हैं, जबकि 11 मानसून सत्र में हुई। अब शीत सत्र में 4 बैठकें होंगी। आपको बता दें कि देश की पहली ई विधानसभा अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा ऐप से जुड़ गई है। संसद के एवं देश की विधानसभाओं से जुड़े दस्तावेजों को इसके माध्यम से देखा जा सकेगा। इस तरह विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल मदन राठौड़ राज्यसभा के सदस्य भी हैं और इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में वे दिल्ली में हैं। यहाँ पर जैसे ही वे राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने निकल रहे थे, अचानक एक शख्स ने उन्हें फोन किया। इसे लेकर मदन राठौड़ ने दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने भी मदन राठौड़ के बंगले पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मदन राठौड़ को जिस अज्ञात शख्स ने फोन किया वह बता रहा था कि वह बिहार का रहने वाला है। हालांकि वह 2-3 अलग अलग लोकेशन के बारे में भी बता रहा था कि वह वहां से बोल रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार यह अज्ञात शख्स कौन था, मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी देने के पीछे उसका क्या मकसद था। उधर इस पूरे घटना के सामने आने के बाद पुलिस में जैसे ही मदन राठौड़ ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मदन राठौड़ से बातचीत की है और उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने का अपनी ओर से पूरा आश्वासन भी दिया। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगा। दरअसल में विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने मार्शल मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि मार्शल का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरीके से 10,000 से अधिक मार्शलों को बेरोजगार कर दिया है, उसमें भाजपा का बड़ा रोल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि जिस तरीके से प्रश्नकाल को सत्र से ओवर रूल किया गया है, उसमें जो हमारे क्षेत्र के जो जनता है उनके जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। यानी कि क्षेत्र की जनता को इस सवालों का जवाब जो है वो सरकार देना नहीं चाहती। वहीं इस पूरे सत्र में सत्येंद्र जैन जो है वो जेल से आने के बाद में उनका ये पहला सत्र था। साथ ही जो आम आदमी पार्टी विधायक छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, वो तीनों के तीनों विधायक जो है नदारद रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के 3.0 का ये आखिरी सत्र बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं। लोगों को यहाँ पे मौत के घाट उतारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पे हमला किया जा रहा है। इसके प्रतिवाद में देखें कि कोलकाता के जो इस्कॉन मंदिर में है, लगातार यहाँ पे जो लोग हैं मंदिरों में हरि कीर्तन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के जो वहाँ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है और वहाँ पे इस्कॉन मंदिरों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसी के प्रतिवाद में देखिए कोलकाता के जो यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में वी आर नॉट द टेररिस्ट, जिस तरह से देखिए कि लगातार यहाँ पे मंदिर में यहाँ हरि कीर्तन किया जा रहा है। भगवान जो यहाँ हरे राम हरे कृष्णा को आराध्य किया जा रहा है। और लगातार कह सकते हैं कि कोलकाता में यहाँ पे हिंदू समाज के हो, वहाँ पे जो तमाम जो अनुयायी है वो लोग सड़कों पर उतरे हैं। और हिंदू को कैसे सुरक्षित रखना है, हिंदू कैसे आखिर यहाँ बचे, इसको लेकर देखें कि इस्कॉन के मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर जिस तरह से यहाँ पे निशाने में बांग्लादेश में है और कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में इस तरह का यहाँ पे कीर्तन भजन किया जा रहा है। कह सकते कि एक बार फिर से इस्कॉन मंदिर के जो यहाँ पे भक्तगण है सभी लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जगला रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है और इस पर नाराजगी जाहिर की है द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने। दरअसल ये यात्रा 9 दिन की थी, जिसका आज समापन होगा। बागेश्वर धाम से यात्रा निकली थी। समापन ओरछा में राम राजा सरकार के दरबार में इसका समापन होगा, आज ही होगा। लेकिन इस यात्रा में जिस तरह से साधु संतों के साथ मध्य प्रदेश और यूपी के तमाम बड़े नेता और फिल्म स्टार भी शामिल हुए थे, इस पर अब अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है
कि जिस तरह से सनातन यात्रा में वो नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कहकर बोलते हैं ये राजनीति का एजेंडा है, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, पर कि जिस तरह से हिंदुओं में भी जनता ना बटे और एक मुश्त होकर वोट करे नेताओं के लिए, इसी बात को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा के जरिए जो राजनीति के एक मोहरे के तौर पर यहाँ सामने आते हुए बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जाति, हिंदुओं की जाति की पहचान होती है और अगर कोई किसी से हिंदू है तो पूछेगा कि आपकी जाति कौन सी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पंजाब के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले समय में अगले 24 घंटों में पंजाब के कई जिलों में घना कोहरा पड़ सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी और 50 मीटर तक ही जो विजिबिलिटी है वो भी रहेगी। और यदि मौसम विभाग की माना जाए तो रात के तापमान में भी 1 से 1.5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। और जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से यदि एक्टिव होता है तो उसी के चलते ही ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। और यही कारण है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है, जहां आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और जिससे दिन में जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और जो रात का तापमान होगा वो बढ़ेगा भी। फिलहाल मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है और आने वाली 1 या 2 दिसंबर को हरियाणा में कई स्थानों पर आंशिक तौर पर बारिश भी हो सकती है। फिलहाल सभी की नज़रें मौसम के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से घना कोहरे की चेतावनी दी गई है तो जो विजिबिलिटी होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी और जो यातायात करने वाले लोग हैं उनको मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना जो ट्रैवल प्लान है वो बनाना चाहिए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।